नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 24 दिसंबर 2021 पेपर 2 का शिफ्ट 2 का मतलब जो परीक्षा 24 दिसंबर 2021 को सीटेट की हुई थी उसका हम आज आंसर की करने वाले हैं। उसमें सिर्फ हम सीडीपी करेंगे, बाकी जो मैथ साइंस और एसएसटी है वो आपको पहले सीडीपी कंप्लीट खत्म करने के बाद जो आपका मैथ साइंस होगा, एसएसटी होगा, उसके बाद उसका उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी आपका सिर्फ सीडीपी होगा। सीडीपी इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इससे पहले हमने आपको आज मॉर्निंग में एक सर्वे किया था और उस सर्वे में यह पूछा गया था कि सबसे पहले हम कौन सा आंसर आपको उपलब्ध करवाए। तो अधिकांश जो अभ्यर्थी अभी भी देखेंगे लगभग 1500 के करीब वोटिंग हुआ है, जिसमें अधिकांश अभ्यर्थी यही बोले थे कि सर पहले सीडीपी करवा दीजिए। तो इसलिए हम सीडीपी करवा रहे हैं और सीडीपी करवाने का उद्देश्य भी यही था जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को फायदा पहुंचे, मास लेवल स्टूडेंट को जो है इससे जो है बेनिफिट हो। इसी वजह से हम यह काम पहले करते हैं। इसके बाद बाकी जो इंग्लिश है, संस्कृत है, वह भी होगी। कुछ अभ्यर्थी का कमेंट मैंने पढ़ा था इससे पहले, वो कह रहे थे कि सर अभी तो 3 जनवरी 4 जनवरी बचे हुए हैं पेपर 1 का, तो आप अभी पेपर 2 कैसे शुरू कर दिए। वो अभ्यर्थी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपका पेपर 1 करा दिया गया है। सब तो नहीं हुआ है लेकिन आपका सीडीपी और मैथमेटिक्स यानी हम करते हैं इसलिए मेरा करा हुआ है। एक सर और है जो ईवीएस और हिंदी और संस्कृत करते हैं। तो संस्कृत अभी हमने ही रोका था कि अभी संस्कृत नहीं करना, पहले ईवीएस और हिंदी उपलब्ध करवा देना है बच्चे को। तो ईवीएस और हिंदी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। वो सर भी आपको शायद 3 या 4 जनवरी तक का उपलब्ध करवा दिए हैं। आप देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ईवीएस और हिंदी। बाकी जो है वीडियो आज रात में उम्मीद है कि उपलब्ध हो जाएगा, नहीं होगा तो कल मॉर्निंग में निश्चित तौर पर आपको जो है वीडियो मिल ही जाएगा। ठीक है बेटा। तो अभी जो हम करेंगे ना वो करेंगे 24 दिसंबर 2021 का पेपर 2। तो हम आते हैं 24 दिसंबर 2021 के पेपर 2 की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो अभ्यर्थी 24 दिसंबर वाले हैं वो कम से कम इस वीडियो के साथ जुड़कर अपना आंसर की मिलान कर सके। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर और देखिए यह जो परीक्षा है वह परीक्षा जो है 24 दिसंबर 2021 को हुई थी। यहाँ पर यह बात क्लियर लिखी हुई है। जब आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है 24 दिसंबर 2021 को यह परीक्षा हुई थी। पेपर 2 का अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो अभ्यर्थी जिन्हें लेखन वैकल्य है उनकी जरूरतों को पूर्ति हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। लेखन की अनियमितताओं के लिए विद्यार्थियों की आलोचना करनी चाहिए, यह बात तो गलत है। बच्चों का क्रिटिसाइज करना तो गलत है। आकलन के मौखिक तरीके अपनाना चाहिए, क्या यह उत्तर सही होगा। मुझे तो लग रहा है यह उत्तर सही नहीं होगा। विद्यार्थियों को सीमित समय में लेखन कार्य पूरा करने के लिए कहना चाहिए। और आगे है किसी दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लेखन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बच्चे को लेखन वैकल्य है ना, तो लेखन वैकल्य है तो सीमित समय में लेखन कार्य पूरा करने के लिए कहेंगे तो बच्चे को नहीं हो पाएगा, वो गलती सलती लिखेगा ही। तो इसलिए यह इसका आंसर सही है। इसमें अगर ऑप्शन देखें 1 2 3 4, उसमें सबसे ज्यादा उचित आंसर ऑप्शन 4 ही लग रहा है कि किसी दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लेखन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। मतलब आप जो है ज्यादा से ज्यादा समय तक लिखिए। तो ज्यादा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 का 4 जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 ही देंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में कौन सा सहायक है। अर्थपूर्ण अधिगम को क्या करना है, सुसाध्य करना है। निम्न में से कौन सा सहायक होगा। तो खोज अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण रखेंगे तो इसमें जो है बच्चे का अर्थपूर्ण अधिगम भी होगा। तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी याद करने वाला तो ऑप्शन है नहीं, प्रतिस्पर्धा तो कराना नहीं चाहिए और अध्यापक केंद्रित वाला तो आंसर होगा नहीं, तो इसलिए यह भी क्या हो गया, कैंसिल, गलत हो गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है डायस उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। इसमें कौन सा सही आंसर है, प्रदर्शन होगा या परिहार होगा। सही आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार से इसमें से कौन सा उन्मुखी लक्ष्य बच्चों को जो है लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे, यह होता है आपका मास्टरी वाला। तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 प्रदर्शन लक्ष्य ही, और 3 का 1 नंबर ही ऑप्शन सही होगा प्रदर्शन। परिहार में लंबे समय तक नहीं होता क्योंकि यहां पर आप दूसरों से तुलना करते हैं और प्रदर्शन में आप खुद से तुलना करते हैं। गोल ओरिएंटेशन थ्योरी से यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
कि बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? तो इसका देखिए यहाँ पर कौन सी संस्था निर्देशित होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, नृत्य रियलिटी शो पर आधारित है तो सही आंसर होगा आसपड़ोस है नहीं, धर्म है नहीं, शैक्षिक संस्थान है नहीं, तो सही उत्तर होगा मीडिया। सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन का नाम जो है एक और जगह आया था। कैरोल गिलिगन है कौन, समझिए। कैरोल गिलिगन जो है यह कोहलबर्ग के ही शिष्य थे, महिला थी। ये कोहलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना किए थे। ये जो कैरोल गिलिगन है ये कोहलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना की हुई थी। तो इसमें अब देखना है क्या सही है। ने कोहलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार से सहमत है, गलत आंसर है। आलोचना करती है कि कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया है। का तर्क है कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल अवहेलना किया गया है और यही इसका सही उत्तर है। 5 का ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा नाम, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय भी हमने इसका नाम लिया था और बताया भी था कि जो कोहलबर्ग है और उनका जो सिद्धांत दिया गया है, उसके सिद्धांत का जो आलोचना हुआ था, क्रिटिसाइज किया गया था इसके ही शिष्य के द्वारा, जिसका नाम था कैरोल गिलिगन। आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? सामूहिक एकालाप की अवधारणा जो दिया गया था, समूह में लर्निंग करने का, बच्चे को कोलिब्रेट लर्निंग कराइए, वो था आपका यहां पर लेव वाइगोस्की साहब और जीन पियाजे साहब भी थे। तो ये दोनों इसका आंसर सही है, ठीक है। वैसे देखा जाएगा इसका ऑफिशियल आंसर की क्या आता है, क्योंकि सामूहिक एकालाप का मतलब हुआ कि यहां पर लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों का आंसर आता है, तो आंसर इसी दोनों में से कोई होगा। ऑफिशियल आंसर की के बाद इसे हम करेक्ट मानेंगे। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन को हम अभी एक बोनस में लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पठन में कठिनाई जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि, भ्रम और उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसके अभिलक्षण है? पठन में कठिनाई है तो इसका मतलब होगा डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया है यहाँ पर वो है वाचन वैकल्य में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है। क्या मानना होगा? यहाँ पर देखिए कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए, गलत है। बालकों के कक्षा के बाहर के अनुभव अधिगम से असंगत है, यह बात भी मेरे अनुसार तो गलत ही है। अधिगम से असंगत है, नहीं होगा। बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यह बात गलत है। व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यहां पर असंगत दिया हुआ है इसलिए गलत है, संगत होना चाहिए, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु कौन सा कदम मददगार होगा? तो यहां पर कौन सा होगा वो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। अगर हम बढ़ावा देंगे तो भेदभाव कम होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लचीलापन का मतलब ही होता है कि जेंडर रूढ़िवादी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है? गतिशील दिव्यांगता की बात है तो वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधी विशिष्ट क्रियाकलाप का क्रियान्वयन करना, और बाकी और भी देखते हैं एकाग्रता आधारित खेल, मौखिक संप्रेषण, समस्या समाधान कौशल सीखना और उनका प्रयोग करना। सही आंसर है गतिशील दिव्यांगता ऑप्शन नंबर 1, वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधी विशिष्ट कार्य क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक प्रभावी अध्यापक अविभेदित अनुदेशन, एक मिनट बेटा, अविभेदित अनुदेशन और मानवीकृत आकलन पर बल देता है, यह बात गलत है। गलत उत्तरों के लिए विद्यार्थी को दंडित करता है, यह भी गलत है। अपने विद्यार्थी की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, यही बात सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा 11 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
और ज्ञान के ज्यों के त्यों पुनरुत्पादन पर बल देता है, यह बात भी गलत लिखा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भ्रांतियां है यानी मिसकंसेप्शन है तो क्या होना चाहिए? पूरी तरह अतार्किक और निराधार है, यह बात तो गलत है। विद्यार्थियों में पैदा होना असामान्य है। विद्यार्थियों में पैदा होना असामान्य नहीं है, एक सामान्य है। अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भ्रांतियां जो है, मिसकंसेप्शन है, यह अधिगम प्रक्रिया में बच्चों के बीच आएगा ही, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि अगर हम एक भारी पत्थर और एक हल्के पत्थर को अगर ऊंचे से गिराएंगे ना तो सबसे पहले भारी पत्थर गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों के बीच क्या है? भ्रांतियां है, और ये अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग भी है। हमने इस चीज को कई अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है। जो चैप्टर है वो है अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन एंड एरर्स, उस चैप्टर में हमने आपको इस चीजों को पढ़ाया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास के किस अवस्था पर वो संप्रति प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्कना की जरूरत हो? निगमनात्मक तर्कना की बात हो रही है, यह चीज होगा बच्चों में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त करेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको संवेदनशील अवधि कहेंगे, उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, उसे संज्ञानात्मक स्थिरता कहेंगे, या विकासात्मक विलंब कहेंगे? ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, और संवेदनशील अवधि भी इसका उत्तर नहीं है। सही आंसर अगर देखा जाए इस सब में बेस्ट को एक चुनना है तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ही, यही सबसे बेस्ट है। सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वाइगोत्स्कीयन क्लास कक्ष में सहपाठी। वाइगोत्स्कीयन मतलब क्या हुआ? वाइगोत्स्की के आधारित कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो डाइस में व्यस्त है, तो इस स्थिति में क्या सही आंसर होना चाहिए? इसका होना चाहिए पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है तो सही होगा पारस्परिक शिक्षण, और वो है ऑप्शन नंबर 4 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक अध्यापन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। दोनों कथन सही है, और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बोल रहा है, मतलब सही नहीं है। रिपोर्ट केवल वाली बात हो रही है तो मेरे हिसाब से आंसर यही सही होगा। वैसे देखते हैं, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगा और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। आंसर यही ज्यादा सही लग रहा है, तो मेरे हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखते हैं, रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। ये सही आंसर है तीनों, लेकिन गलत पूछ रहा कौन सा है? गलत है एक, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लेव वाइगोस्की का मानना था, क्या मानना था? बच्चों को कार्य करने समय कोई मदद नहीं दे, करते होगा यहाँ पर, करते समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए, चाहे उनके लिए कार्य बिल्कुल नया ही क्यों न हो। यह बात तो मुझे गलत लग रहा है। बच्चे को बिना किसी वयस्क से पारस्परिकता की समस्याओं पर अपने काम करने देना चाहिए, यह बात भी गलत है। समस्या समाधान के दौरान बच्चे को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचाने वाले सवाल पूछकर पार प्रदान करनी चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ही, क्योंकि सबसे बेस्ट अब तक यही मिला। वैसे 4 देखते हैं, अध्यापिका द्वारा बच्चे को उपयुक्त भौतिक पुरस्कार की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह बात गलत होगी। सही आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब टालना चाहिए?
विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना, यही बात टालना चाहिए, यही चीज गलत है, इसलिए यह उसका सही उत्तर है। विविध तरीके पूछना, यह बात तो सही है। उप संप्रतियों में संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना भी सही है, और प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना भी सही है। कौन सा गलत है? तो गलत ऑप्शन है बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसलिए 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों निम्नलिखित व्यक्तिगत विभिन्नताओं डैश करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं है तो उसे आपका सम्मान तो करना पड़ेगा, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, परिवर्जन नहीं कर सकते हैं, खारिज नहीं कर सकते हैं, आपको उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 का सही उत्तर है 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में मददगार होगा? मददगार होने की बात है तो यहाँ पर देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के विविध घटक क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, एक मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाएंगे। सही उत्तर सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, तभी वो सवालों का जवाब दे पाएगा। बाकी सब तो याद करने वाला प्रश्न है, ये समझने वाला है। सही उत्तर होगा 21 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता और प्रत्यास्मरण का आकलन करना, ये गलत है। देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। यह देखना कि शिक्षक द्वारा दिए प्रत्यक्ष निर्देशों को बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना, और विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक में से नकल किए गए तो नकल करने की बात हो रही है, गलत है। याद करने की बात हो रही है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश देने की बात हो रही है तो गलत है। जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके जवाबों का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 22 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है वाली बात यहां पर पूछ रहा है। विकास बहुआयामी है, बहुमुखी है, यह बात सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, यह बात ही गलत है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, ये तो प्रभावित होता है। यह बात तो आपको डायरेक्ट वाइगोत्स्की साहब ही बोले हैं। सही उत्तर है नहीं है वाला, नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, ये होता है। तो सही उत्तर है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 2, विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। ये दोनों गलत है, लेकिन अब हमें देखना है कि ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर आता क्या है। क्योंकि विकास पूर्व में निर्धारित नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक बेस्ट चुनना होना तो बेस्ट हम 2 को ही चुनेंगे। 2 को अब इसलिए चुनेंगे क्योंकि 2 के बारे में जीन प्याजे बोल रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की साहब ने काफी अच्छे तरीके से बताया है कि बच्चों के विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विकास के विषय में तो ये बात सही है ही, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रभावित नहीं होता है, यह बात गलत लिखी हुई है ना। प्रभावित नहीं होता, यह बात गलत है, इसलिए सबसे बेस्ट हम 2 को ही मानेंगे, 4 को अभी भी छोड़ के चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 वैसे ऑफिशियल आंसर की जो आएगा वही इसका मान्य होगा 23 में, है ना। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? गैर भेदभाव, सहभागिता में अवरोध, अगम्य मूलभूत संरचनाएं और अवसरों की असमानता। सही है गैर भेदभाव। गैर भेदभाव का मतलब होता है भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव का मतलब होता है भेदभाव करना, गैर भेदभाव मतलब भेदभाव नहीं करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गैर भेदभाव। सहभागिता में अवरोध मतलब भाग ले रहा है तो उसको रोकिए। अगम्य मूलभूत संरचनाएं बोल रहा है, उसका जो मूलभूत संरचना है उससे दूर कीजिए। अवसरों की असमानता कीजिए, गलत है, ये सब गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहां पर वो कह रहा है माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? मतलब एक पॉजिटिव आंसर बताना। वांछनीय एक पॉजिटिव सेंस में होता है ना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक विधि को प्रोत्साहित करना। एक विधि वाली बात तो गलत है, हतोत्साहित वाली बात भी गलत होगी।
विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अभिकथन 1 में बोल रहा है, अध्यापिका को नए संप्रतियों को बच्चे के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एकदम सही है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है, यह बात भी सही है। इसलिए यहां पर जब दोनों को पढ़िएगा ना, कथन और तर्क को, तो आपको पता चलेगा आर ए का सही व्याख्या करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 26 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, प्राकृतिक है, गति संवेगी भी है, स्थानिक भी है। जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मक बुद्धि के बारे में जो है गार्डनर साहब ने कहीं नहीं बताए हैं। इसलिए जो सही उत्तर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर यहां पर 1। हो गया क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है? चित्रात्मक उपकरण की बात है तो यहां पर देख रहे, किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंध को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण। शाब्दिक अभिव्यक्ति है नहीं, अनुरूपक कलन विधि है नहीं, संप्रत्यय चित्रण। सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 को, संप्रत्यय चित्रण को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थी को सिर्फ अध्यापक से स्वीकृत गतिविधियों को करने का अवसर मिलना चाहिए। गलत लिखी हुई है। सभी कार्यों के लिए गहन और सतत निरीक्षण करना चाहिए। देखते हैं, और चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। ज्यादा आंसर सही ऑप्शन नंबर 3, तो सही उत्तर होगा 29 का ऑप्शन नंबर 3, चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। तभी यह बच्चा सही तरीके से अपना अधिगम कर पाएगा, अन्यथा यह बच्चा अपना अधिगम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो एकदम आसान सा आंसर है इसका। केवल वाला तो हम बताए हुए हैं कि आंसर नहीं होगा। सही उत्तर है अनुवांशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया का। तो हमने आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि 30 में से आप कितने अंक प्राप्त किए, आपको 30 में से कुल कितने अंक आए, यह बात आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है। और इसके बाद जो सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, वह वीडियो भी मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले सीडीपी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का रिक्वेस्ट है कि सर पहले सीडीपी करा दिया जाए। वैसे आप जाके हमारे कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं, एक पोल क्रिएट किया गया था, वहां पर लगभग 50 से ऊपर % अभ्यर्थी बोल रहे कि सर पहले सीडीपी करा दिया जाए। बाकी 26 या 27% बोल रहे हैं सर मैथ साइंस, और 23% बोल रहे हैं सर सोशल साइंस। तो मैंने अब अधिकांश अभ्यर्थी के हित में यह काम किया, यह फैसला लिया कि नहीं, पहले सीडीपी कराया जाए। संस्कृत भी होगा, पहले हिंदी खत्म कर लेते हैं, फिर संस्कृत भी होगा। घबराना नहीं, एक वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा बात नहीं है, आप कोई भी चैनल पर खोज लीजिए, इतना सिस्टमेटिक वे से आपको उत्तर उपलब्ध नहीं करवाता होगा, और हम आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से करवाते हैं। हाँ, 2-3 अंक आपको आगे पीछे होगा ऑफिशियल आंसर की से। मैं पूर्व में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 8, 10, 15 नंबर हेर फेर होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। पुनः अगले वीडियो में आप सभी से हम रूबरू होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।